मुकेश अंबानी के आवास एंटीरिया मामले के तार अब शिवसेना से जुड़ते जा रहे हैं। इस मामले में एनआईए ने विधानसभा चुनावों में शिवसेना के उम्मीदवार रहे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में शिवसेना के करीबी रहे सचिन वजहे पहले से ही हिरासत में हैं। मनसुख हिरेन हत्या मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रदीप शर्मा के घर पर गुरुवार की सुबह से एनआईए की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया गया। एनआईए को शक है कि प्रदीप शर्मा मुकेश अंबानी के घर के पास गए विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदीप शर्मा पर गिरफ्तारी के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले एनआईए ने प्रदीप शर्मा से पूछताछ भी की थी। सूत्र बताते हैं कि प्रदीप शर्मा को एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। इससे पहले एनआईए संतोष शेलार और आनंद जाधव को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में अब तक 4 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें सचिन वजहे, सुनील माने, रियाज गाजी और कांस्टेबल विनायक शिंदे शामिल हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से लदी एसयूवी मिलने और उसके बाद कारोबारी मनसुख हिरेन की कथित हत्या के मामले की जांच कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए ने अदालत से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सुनील माने की हिरासत मांगी। माने पूर्व पुलिस निरीक्षक हैं और अप्रैल में केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस समय वे नवी मुंबई के तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। हिरासत के लिए दायर अर्जी में एनआईए ने कहा वह माने को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए संतोष शेलार और आनंद जाधव से आमना सामना करा पूछताछ करना चाहती है। अदालत इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। इस मामले में मुंबई पुलिस से बर्खास्त सहायक निरीक्षक सचिन वजहे मुख्य आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक इस मामले में 4 पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब से महाराष्ट्र के सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकी है और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से महाअघाड़ी सरकार में उथल-पुथल जारी है। एनसीपी और शिवसेना के निशाने पर कांग्रेस है। नाना पटोले के तीखे बयानों से बेचैन शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। शिवसेना ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अकेले दम पर 2024 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसा दावा ही बीजेपी भी कर रही थी, लेकिन 105 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना ने कहा कि एक तरफ राज्य में मराठा, ओबीसी और धनगर आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। ओबीसी के नेता भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उसी में कोरोना का कोहराम पूरी तरह से थमा नहीं है। ऐसे हालात में कुछ लोगों को राजनीति, चुनाव, स्वबल की धुन लगी है। महाराष्ट्र के लोग राजनीति से ग्रस्त हैं, परंतु इतने ग्रस्त होंगे ऐसा कभी लगा नहीं था। कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र में अकेले दम पर सरकार बनाने के दावे पर शिवसेना ने कहा कि राजनीति में इच्छा महत्वाकांक्षा होने में हर्ज नहीं है, लेकिन आखिर में बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा तो बोलने और डोलने से क्या होगा। मैं फिर आऊंगा, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते थे, लेकिन वे नहीं आए। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2024 का मैदान अभी दूर है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की बातें अचानक करने लगी हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव समय से पहले कराने की साजिश कोई रच रहा है क्या? शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में रोज एक नई समस्या खड़ी हो रही है। राज्य अस्थिर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, इसके लिए राजनीति की कुछ दुष्ट शक्तियां नजरें गड़ाए बैठी हैं। इसलिए किसी भी बात का अजीर्ण हो तो यह बुरा ही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 दिनों तक दिल्ली में पंजाब की पंचायत हुई, लेकिन सिद्धू पर इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि पार्टी उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होने वाला और यही वजह है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक अज्ञातवास में चल रहे नवजोत सिद्धू ने डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया। सिद्धू के इस प्रस्ताव ठुकराए जाने से दोनों नेताओं के बीच समझौता की कवायद फिर से उलझ कर रह गई। पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने 5 दिन तक पंजाब मामले में बैठक की। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत की कमेटी ने सभी विधायकों और मंत्रियों से बात की थी और फिर अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी। सोनिया से मुलाकात से पहले हाईकमान की कमेटी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच पार्टी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर पद दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया है।
लेकिन उसे भी सिद्धू ने नकार दिया। सिद्धू का कहना है कि वह पंजाब की राजनीति में ही दिलचस्पी रखते हैं। अब सिद्धू क्या करवट लेंगे, इसे लेकर अभी भी संशय है। पार्टी हाईकमान से मीटिंग के बाद से वह सामने नहीं आए हैं और न ही कोई ट्वीट किया। इससे पहले 1 जून को पैनल से मुलाकात के बाद सिद्धू ने ट्वीट किया था कि लोगों की ताकत उनके हाथों में लौटनी चाहिए। पंजाब की प्रगति में हर पंजाबी को हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पिछले कुछ समय से गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने को मुद्दा बनाकर सिद्धू कैप्टन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। नवजोत सिद्धू के समर्थन में हाल ही में अमरिंदर सिंह के गृह जिला पटियाला में होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिसमें अमरिंदर सिंह पर उंगली उठाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद पंजाब के अमृतसर और अबोहर क्षेत्र में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने पोस्टर्स लगाए। इस बीच पार्टी हाईकमान द्वारा विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली कमेटी ने प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के बाद 20 जून को सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को तलब कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन खरीद के मामले में सियासत का स्याह चेहरा सामने आया है। राम मंदिर जमीन खरीदने मामले को तूल देकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बीजेपी को बदनाम करने की बड़ी साजिश रच रहे थे, जिसका पूरा खुलासा महंत परमहंस दास ने किया है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि केजरीवाल और राहुल गांधी ने उन्हें बीजेपी को बदनाम करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया और कांग्रेस के चुनाव जीतने पर सीएम पद का लालच भी। मतलब कि परमहंस दास ने केजरीवाल और राहुल गांधी की कुटिल चाल का खुलासा कर दिया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने एक पत्र जारी कर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं हुआ है, सभी आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए करोड़ों का ऑफर दिया गया। अपने पत्र में महंत ने बताया कि सुबह 7 बजे उनके पास 2 व्यक्ति आए थे और उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन जब वो इसके लिए नहीं माने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक का लालच दिया गया। वो कहते हैं कि जब मैं नहीं माना तो मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। जब मैंने कहा कि मैं एक संत हूँ और राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो वे चले गए। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा भेजे गए थे। महंत परमहंस दास ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। अब उनके अनुयायी ट्रस्ट और बीजेपी के विरोध में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों पर इससे पहले शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी और रामालय ट्रस्ट के अध्यक्ष अविमितेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर ट्रस्ट बनाया गया है। उसका उद्देश्य राम जी के आदर्शों की स्थापना है। विवाद पर शीघ्र से शीघ्र निष्पक्ष लोगों की जांच कमेटी बनाई जाए और जब तक जांच चले जिन लोगों पर आरोप लगा है उनको हर तरह के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने गवाही दी है, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उन दोनों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। जब तक कि निर्दोष साबित नहीं होते तब तक हर तरह के दायित्व से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। बात निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी। सांसद संजय सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक भूमि सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद ट्रस्ट ने पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया था। अपने ऊपर लगाए जा रहे निराधार आरोपों को खारिज करते हुए ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भूमि सौदे का विवरण भी साझा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ट्विटर की कमान कसने की केंद्र सरकार कोशिशों की आलोचना करने वालों में ममता बनर्जी सबसे बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रही थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने की सिफारिश की है। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A का सहारा लिया गया है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर ऐसे 200 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। असल में ममता बनर्जी को अपनी सियासत में कोई वैचारिक विरोधी नहीं चाहिए। इसी वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता नतीजों के बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही हैं। यहाँ तक कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को टीएमसी की तरफ से ममता की सरपरस्ती में आने का आदेश दिया गया है, नहीं तो परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट पर विरोधी बातों का ममता बनर्जी अब तक कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब उन्होंने आईटी एक्ट का सहारा लेने का मन बनाया है। आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को उन पोस्ट और अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देती है जो सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता
भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित के लिए खतरा बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इन पोस्ट को राज्य में कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि ये पोस्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना में लिखे गए थे। साथ ही इनमें राज्य में लगातार हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर सरकार को घेरा गया था। सरकार ने दावा किया है कि इनमें से कई पोस्ट ऐसे भी हैं जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील थे, क्योंकि इनमें हिंदू देवी देवताओं या इस्लाम मजहब को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट्स थे। सरकार का कहना है कि इनसे दंगे भड़कने की आशंका थी। बताया गया है कि राज्य सरकार ने केंद्र के पास ये सिफारिश भेजी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इनमें से 2/3 पोस्ट को हाल ही में ब्लॉक किए जाने के लिए आगे बढ़ाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से 1/3 पोस्ट ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक आलोचनाओं को राज्य की कानून व्यवस्था में अड़ंगा बताकर उन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश नहीं की जा सकती है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर ट्विटर को दबाने का आरोप लगा रही हैं और अभिव्यक्ति की आजादी की बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए भेज रही हैं जिनमें राजनीतिक आलोचना की गई है। ट्विटर बार बार कहने के बावजूद नए IT नियमों को लेकर ढील बरत रहा है, जिसके बाद सरकार ने उसे चेताने के बाद कार्रवाई भी की है। हाल ही में गाजियाबाद में जब एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी कटाने की घटना सामने आई तो इसमें जबरन जय श्री राम बुलवाने वाला एंगल ठूसकर इसे सांप्रदायिक बनाने के लिए भी ट्विटर और फेसबुक का ही सहारा लिया गया। इसके लिए लोनी थाने में ट्विटर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस कंटेंट का फैक्ट चेक करने की कोशिश नहीं की और झूठा नैरेटिव फैलने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।